हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे करवाया जाता है, कौन सी औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, क्या प्रोसेस रहेगी। एक इनकॉर्पोरेटेड संस्था या फिर लीगल जो स्टेटस प्राप्त करने के लिए एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जो एक्ट है जो हमारा 2008, उसमें रजिस्टर्ड करवाना और इनकॉर्पोरेटेड करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो कुछ वैधानिक औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। उसकी क्या क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले जो साझेदार हैं और जो डेजिग्नेटेड जो साझेदार हैं वो क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति पार्टनर्स रहेंगे और कौन से व्यक्ति जो नॉमिनेटेड है या फिर नामोदिष्ट हैं वो पार्टनर रहेंगे। जो संचालक पहचान संख्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और जो डिजिटल सिग्नेचर है वो प्राप्त करना पड़ेगा। जो संस्था होगी जो पार्टनरशिप पर रहेगी उसका नाम और जो उसका रजिस्टर्ड जो कार्यालय रहेगा उसकी जांच करना। सीमित दायित्व साझेदारी ठहराव तैयार करना। जो एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड होंगे, इनकॉर्पोरेशन से जो रिलेटेड होंगे उन डॉक्यूमेंट को दाखिल करना और फिर इसका जो है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले है जो साझेदार है और जो डेजिग्नेटेड जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा। एक एलएलपी है, एक सीमित दायित्व साझेदारी का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का क्या होना चाहिए, जो पार्टनर है कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, जिसमें बॉडी कॉरपोरेट भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई बॉडी कॉरपोरेट पार्टनर है तो उसको अपना कोई व्यक्ति है जो प्राकृतिक जो कोई व्यक्ति है उसको नॉमिनी के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सीमित दायित्व साझेदारी है उसमें साझेदार बन सकते हैं क्या क्या, इंडिया में, भारत में या भारत के बाहर कोई समावेशित कंपनी हो सकती है, भारत में या भारत के बाहर कोई सीमित दायित्व वाली साझेदारी हो सकती है, भारत में या भारत के बाहर निवास करने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इसके बाद है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन से व्यक्ति होते हैं, ऐसे साझेदार जिन्हें इस काम के लिए नॉमिनेट किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, जो सीमित दायित्व साझेदारी जो ठहराव है, जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको डेजिग्नेट किया जाएगा। कम से कम 2 व्यक्ति ऐसे भी होने चाहिए ऐसे पार्टनरशिप फर्म में, एलएलपी में, और उन 2 में से एक व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए। निवासी होने के लिए एक कंडीशन है कि जिस ईयर में हम उसका ऐसा स्टेटस देखना चाहते हैं कि वो रेजिडेंस ऑफ इंडिया है या नहीं है, उसका जो प्रीसीडिंग ईयर रहेगा उससे तुरंत पहले का जो ईयर रहेगा उसमें वो कम से कम 182 डेज़, यहाँ पे 180 लिखा हुआ, ये 182 रहेगा, यहाँ पे 182 डेज़ वो कम से कम इंडिया में रहा हो, इंडिया का वो निवासी रहा हो। एक एलएलपी की दशा में सभी साझेदार हैं, अगर क्या है इनकॉर्पोरेटेड संस्थाएं हैं तो उन संस्थाओं में ने कोई अपना एक व्यक्ति है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर के रूप में, नॉमिनी के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा। इन व्यक्तियों का काम क्या होता है, इन पार्टनर्स का काम क्या होता है कि जो पूरा वर्क है एलएलपी का वो इन व्यक्तियों के द्वारा देखा जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, रिटर्न फाइल करना है, किस नेचर का वर्क है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने हैं, जो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, अगर कोई चेंज होता है उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को यहाँ देनी है, अगर इस प्रावधान के अनुसार अगर कोई उल्लंघन किया जाता है तो एलएलपी पर लगाए गए सभी जुर्मानों के लिए यही व्यक्ति जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उन्हीं को लायबिलिटी यहाँ पे रहेगी। इसके बाद है ऑब्टेनिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डिजिटल सिग्नेचर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना, जो डेजिग्नेटेड जो पार्टनर रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना होगा। किसी व्यक्ति के पास अगर पहले से ही है ये नंबर तो उस व्यक्ति को ऐसे जो है उसका प्रयोग है जो वो सीमित दायित्व के निर्माण में किया जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो सभी फॉर्म्स होंगे उन फॉर्म के जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो फॉर्म होते हैं 1, 2, 3 है, जिनकी आवश्यकता एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल किया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल किया जाएगा ऐसे फॉर्म को तो उनके ऊपर जो सिग्नेचर होंगे वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। और ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर के जब सिग्नेचर किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली तो उनको एक डिजिटल सिग्नेचर है वो प्राप्त करना पड़ेगा और जिसका उपयोग है वो सिग्नेचर के लिए किया जाएगा। इसके बाद है चेक द
नेम अवेलेबिलिटी एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। नाम क्या होगा ऐसी एलएलपी का? जो इनकॉर्पोरेशन की जो प्रक्रिया रहेगी उसके अंदर एलएलपी के नाम का चयन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नाम ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जिस टाइप का बिजनेस होगा, जो क्रिया होगी, जो कार्य किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करे। नाम से ही क्लियर हो जाएगी किस टाइप का बिजनेस इस एलएलपी है जो ये किस टाइप का बिजनेस को रन करती है। इसे जब भी ऐसा नाम है जो प्रस्तावित नाम है, जब उसकी एवेल्यूएशन की जाएगी, असेसमेंट की जाएगी, तो किन किन सिद्धांतों का किया जाना आवश्यक है, मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। ऐसा डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले है समान या एक जैसे नाम में सीमित दायित्व साझेदारी। हो सकता है कि पहले ऐसे किसी नाम की कोई एलएलपी हो, अगर उसी से मिलता जुलता नाम रखा जाता है तो पहले उस एलएलपी जो साझेदारी है, सीमित दायित्व जो साझेदारी है, जो पहले से इनकॉर्पोरेटेड है, उससे अगर कोई आपत्ति नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसे प्राप्त करना पड़ेगा। तब ऐसे नाम के विकल्प है जो उसके बारे में सोचा जा सकता है। कुछ प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड वर्ड्स है जिनका यूज नहीं किया जा सकता। भारत के जो कंपनी मामले हैं उसमें मंत्रालय ने कुछ शब्दों को क्या किया है, निर्धारित किया है, जिन शब्दों का जो प्रयोग है एलएलपी के नाम के साथ वो उस नाम का भाग नहीं बन सकते, उनको नहीं जोड़ा जा सकता। कोई चिन्ह भी हो सकते हैं, नाम है तो जो एक्ट है हमारा शब्द चिन्ह नाम या दुरुपयोग निरोधक अधिनियम है जो 1950 है, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, इसके अधीन वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। इसके बाद है अनुमोदन पर आधारित शब्द हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है अगर उन शब्दों का जो यूज़ है वो एलएलपी के नाम के साथ लगाना है। नेक्स्ट है विदेशी कंपनी या सीमित दायित्व साझेदारी के लिए आरक्षित नाम है। अगर किसी फॉरेन लिमिटेड पार्टनरशिप है या फिर कोई कंपनी है, उन्होंने किसी नाम को रिजर्व करवा रखा है, जो एक्ट है उस एक्ट का जो सेक्शन है नियम 18 है उसके अंतर्गत अगर रिजर्व करवाया हुआ है तो उस नाम का प्रयोग भी नहीं हो सकता। इसके बाद है रजिस्टर्ड ऑफिस। एक सीमित दायित्व साझेदारी है जो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। रजिस्टर्ड जो ऑफिस रहेगा एक ऐसा स्थान जहाँ पे एलएलपी से रिलेटेड जितने भी जो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त किया जा सकता है। जो रजिस्टर्ड कार्यालय है उसकी आवश्यकता एलएलपी की जो वैधानिक लेखा पुस्तकें रहेंगी, जो रिकॉर्ड रहेंगी, उनको रखने के लिए किया जाएगा। समामेलन के समय किसी स्थान को रजिस्टर कार्यालय के रूप में प्रयोग करेंगे, उसकी जो ऑनरशिप है वो एलएलपी के पास है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार है उसके पास जमा करवानी पड़ेगी। इसे नेक्स्ट है सीमित दायित्व साझेदारी ठहराव तैयार करना। जो एलएलपी एग्रीमेंट होगा वो तैयार किया जाएगा जिसके अंदर जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो बेस रहेगा। ये ऐसा ठहराव होता है ये एलएलपी के निर्माण का आधार होता है, जो आधारशिला जिसको हम बोल सकते हैं कि साझेदारी और साझेदारी के बीच में क्या है, एक ऐसा जो एलएलपी और जो साझेदार है उनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट बनेगा। इस जैसे एग्रीमेंट में किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा कि एलएलपी का नाम यहाँ पे क्या रहेगा, साझेदार और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके नाम क्या रहेंगे, किस फॉर्मेट में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा पार्टनर का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, और जो साझेदार है पार्टनर है उनके क्या राइट्स होंगे और क्या उनके ऑब्लिगेशंस, क्या उनकी लाइबिलिटीज़ रहेंगी। यदि कोई ठहराव नहीं किया जाता, जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका जो शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल में जो अधिकार और जो कर्तव्य हैं फिर वो पार्टनर के ऊपर लागू रहेंगे अगर एलएलपी एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में एलएलपी से रिलेटेड नहीं बनता, तो शेड्यूल 1 में दिए गए जो प्रोविजंस हैं उनको लागू किया जाएगा। इसके बाद है फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जो इनकॉर्पोरेशंस के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको सबमिट करवाना पड़ेगा, तो इसमें फर्स्ट है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर कोई वैलिड बिजनेस है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्हें अपना नाम है जो डॉक्यूमेंट रहेंगे कॉरपोरेशन के लिए उसके ऊपर लिख के देना पड़ेगा। एक जो फॉर्मेट होगा पहले से प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है और फीस के साथ जो फ़ीस पहले से ही प्रिस्क्राइब की गई है वो उस फीस को उस राज्य में जहाँ पे ऐसा बिज़नेस शुरू किया जाएगा उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास वो दाखिल करवाना पड़ेगा। और कहाँ पे ऐसे जो एलएलपी रहेगी उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे खोला जाएगा, कहाँ पे स्थापित होगा, ये सारे डिटेल है इनकॉर्पोरेशन के लिए सबमिट करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। इसके बाद है एक ऐसी स्टेटमेंट दाखिल करनी पड़ेगी जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ दाखिल करना पड़ेगा जिसके अंदर क्या कौन से मैटर रहेंगे कि जो अधिनियम है
जो सब्जेक्ट मैटर है या जो नियम है उनका पालन किया गया है इनकॉर्पोरेशन के लिए जिन भी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। और ऐसी जो स्टेटमेंट है वो किसी एडवोकेट द्वारा, कोई कंपनी का जो डायरेक्टर है वो है, या सीए है, या कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसके द्वारा ऐसी स्टेटमेंट है वो तैयार की जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी जो कंपनी होती है उसके निर्माण में अगर लगा हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति है जिसने अपना नाम समामेलन दस्तावेज़ में दिया था, तो जो फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट होगा इस अधिनियम के लिए निर्धारित जो प्रारूप है उसके अंदर होगा, और उसके में किन किन बातों का उल्लेख होगा। ऐसे जब इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी फॉर्म है, प्रिस्क्राइब जो फॉर्म है विद जो पहले से निर्धारित फीस होती है उसके साथ, और जो सीए के द्वारा या किसी एडवोकेट के द्वारा जो बनाई गई जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को दाखिल किया जाएगा। तो किन किन बातों का उसमें उल्लेख किया जाएगा। सीमित दायित्व साझेदारी का नाम दिया होना चाहिए, उसके कारोबार का वर्णन होना चाहिए, जो उसका रजिस्टर्ड कार्यालय उसका पता होना चाहिए, उन व्यक्तियों के नाम और एड्रेस होने चाहिए जो इनकॉर्पोरेशन होने पर क्या थे उसके साझेदार होते हैं। एलएलपी के जो पार्टनर होंगे इनकॉर्पोरेशन के टाइम, इसमें उन व्यक्तियों के नाम और पते होने चाहिए जो एलएलपी साझेदारी में इनकॉर्पोरेशन होने पर इसके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो उसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करवाई जाएगी। अगर कोई ऐसा ही जो वेरिफिकेशन दी गई है, जैसे कई बार क्या होता है कि फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में जो डिक्लेरेशन दी जाती है कि इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, सही है। अगर सही नहीं है तो उसके लिए जिस व्यक्ति के नीचे साइन होते हैं वो व्यक्ति क्या होता है, उसके लिए लायबल होता है। तो ऐसे जो इनकॉर्पोरेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा तो उसके ऊपर डेजिग्नेटेड जो पार्टनर होंगे वो साइन करेंगे। अगर यहाँ पे कोई कथन सत्य नहीं होता तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक का जो कारावास है वो हो सकता है, या फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है जो 10,000 से कम नहीं होगी, लेकिन जो 5 लाख है उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। 10,000 से लेकर 5 लाख तक उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस अधिनियम के अंतर्गत सारी जो इनकॉर्पोरेशन के लिए जितनी भी औपचारिकताएँ हैं, जो आवश्यकता है वो पूरी करने के बाद जो रजिस्ट्रार है उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट वो अपने पास रखेगा, और 14 दिन के अंदर अंदर ऐसे रजिस्ट्रेशन करवा के एक सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा रजिस्ट्रार के, उसके ऊपर साइन होने चाहिए, जो हस्ताक्षरित होना चाहिए, और ऐसा ही जो आधिकारिक जो मोहर है, जो ऑफिशियल जो सील है वो उसके ऊपर लगी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है, बहुत सारे जो अधिकार हैं वो एलएलपी को मिल जाते हैं, जैसे कोर्ट में केस फाइल वो कर सकते हैं, या इस पर जो थर्ड पार्टी है वो केस फाइल कर सकती है किसी मैटर से रिलेटेड। कोई इनमूवेबल या मूवेबल जो प्रॉपर्टी है, टेंजिबल या इनटेंजिबल है, कोई एक्वायर जो एसेट है वो उसके ऊपर ऑनरशिप रख सकती है। कॉमन सील होगी एक ऐसी एलएलपी की, और या कोई अन्य ऐसे कार्य हैं जैसे कर या उनके जो भुगतान से रिलेटेड है वो जो सारे कार्य वो अपने नाम से एलएलपी कर सकती हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे वो रिलेटेड थे कि किस तरीके से इनकॉर्पोरेशन है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का किया जाएगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। इसे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्किप कर देना कि नाम में जब चेंज होता है तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और फिर जो रजिस्ट्रार है उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो फिर क्या होती है, पेनल्टीज लगती है। बस दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो नेक्स्ट है वो इसके अंदर जो पॉइंट्स रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन किस के पार्टनरशिप कंपनी और एक लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले है कि जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट लागू होगा पार्टनरशिप पे है। पार्टनरशिप जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी पे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, और एलएलपी पे जो एक्ट है वो है 2008। रजिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन और एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। क्रिएशन किस तरीके से होगी पार्टनरशिप की, एक अनुबंध के द्वारा, लेकिन जो कंपनी और एलएलपी है इनका जो क्रिएशन उत्पत्ति है कानून के द्वारा होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसका कोई वैधानिक अलग से अस्तित्व नहीं होता, लेकिन कंपनी और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इनका एक अपना जो लीगल वैधानिक अस्तित्व खुद का होता है। इसके बाद है
जो स्थायी अस्तित्व जो पार्टनरशिप है उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं उनके एडमिशन या रिटायरमेंट से इसका जो रिकॉन्स्टिट्यूट इसको किया जाता है। लेकिन कंपनी में जो शेयर होल्डर उनके आने जाने से और एलएलपी में पार्टनर्स के एडमिट या बाहर जाने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, जो जॉइंट ओनरशिप होती है पार्टनर की, लेकिन यहाँ पे कंपनी में और एलएलपी में जो एसेट के ऊपर जो खुद कॉरपोरेशन है उसकी ओनरशिप रहती है। कॉमन सील, पार्टनरशिप की कोई कॉमन सील नहीं होती, लेकिन कंपनी की भी कॉमन सील होती है और एलएलपी की भी क्या होती है, अपनी कॉमन सील होती है। नेम ऑफ द एंटिटी, इसके जो है इसके साथ कोई विशेष शब्द का जोड़ना जरूरी नहीं है जो पार्टनरशिप फर्म का नाम रखा जाता है, लेकिन कंपनी के नाम में अगर कोई सार्वजनिक कंपनी है लिमिटेड, अगर कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, इस शब्द का जो प्रयोग है वो कंपलसरी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये वर्ड भी किसी फर्म के नाम के साथ ऐड किया जाएगा। मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेगा। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और जो एलएलपी है जिसका बेस होता है कि एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट पे जो एलएलपी वो है बनती है। इससे नेक्स्ट है लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग में कि केवल जो रजिस्टर्ड साझेदारी है वो उसी के ऊपर जो तीसरे जो पक्षकार हैं उस पर मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन ये लीगल इसका वैधानिक अस्तित्व होने के कारण यह केस फाइल कर भी सकती है और इस पर हो भी सकता है, और इसी तरीके से एलएलपी का भी क्या होता है, वैधानिक अस्तित्व होता है। फॉरेन पार्टनरशिप, जो विदेशी साझेदारी है वो पार्टनरशिप में नहीं हो सकती। जो विदेशी है कंपनी का सदस्य हो सकता है और एलएलपी में भी वो पार्टनर हो सकता है। नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर हो सकते हैं, जो मिनिमम है यहाँ पे 2 रहेगी। सामान्य बिजनेस में अधिकतम 20, लेकिन अगर बैंकिंग का कोई बिजनेस है तो मिनिमम जो पार्टनर रहेंगे 2 और मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट है 10 की। जो कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है, और जो पब्लिक कंपनी होती है मिनिमम 7 और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं होगी। लायबिलिटी के साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। यहाँ पे जो दायित्व होता है, जो मेंबर होते हैं उनका दायित्व है अंशों के मूल्य तक, जो शेयर होल्डर होते हैं शेयर्स की वैल्यू तक क्या होता है, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है। और जो एलएलपी है इसमें भी जो उन्होंने पार्टनर्स ने कैपिटल जो इन्वेस्ट की है उस कैपिटल तक क्या होती है, लिमिटेड होती है। एजेंसी रिलेशनशिप, यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर है उनका म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है कि एक पार्टनर है अपने कार्य से दूसरे पार्टनर को बाध्य कर सकता है। यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, सदस्य नहीं। और यहाँ पे भी जो एलएलपी के एक जो साझेदार है वो एक एजेंट की भांति काम करते हैं। यहाँ पे एक पार्टनर है जो एलएलपी में अपने काम से दूसरे पार्टनर को बाध्य नहीं कर सकता। जर्नल ट्रांसफरेबिलिटी, एक साझेदार फर्म में अपने हित को किसी अन्य को अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो अन्य साझेदारों की सहमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। इसे नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी इन द केस ऑफ डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो मृतक की जो कैपिटल होगी, जो उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं उसका भुगतान पाने का जो अधिकार है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को होगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर नहीं बन सकता यहाँ पे। लेकिन कंपनी के किसी जो सदस्य है उसकी मृत्यु होने पर जो वैधानिक उत्तराधिकारी उसको हस्तांतरण उसके अंश कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे एलएलपी में वैधानिक उत्तराधिकारी को मृतक की पूंजी या जमा लाभों का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है, और उसके स्थान पर वो भी जो पार्टनर है वो नहीं बन सकता। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन के नंबर पार्टनरशिप में कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन कंपनी और एलएलपी में इसकी जरूरत होती है। यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं उनको और इसमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनको DIA नंबर लेना पड़ता है। डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है पार्टनरशिप में। यहाँ पे ई फॉर्म भरने के लिए जो डायरेक्टर उनको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। साझेदारी या सदस्य समाप्त होना, एक व्यक्ति साझेदारी समझौते के अकॉर्डिंग अपनी जो साझेदारी है उससे अलग हो सकता है। यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को सेल करके अलग हो सकता है। एलएलपी में जो समझौते के अगर समझौते के अकॉर्डिंग जो एलएलपी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग कोई पार्टनर अलग हो सकता है। अगर समझौता नहीं है तो 30 दिन पहले जो इंफॉर्मेशन है वो पार्टनर के द्वारा देनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजर पर्सनल,
साझेदार है स्वयं जो व्यवसाय जो बिज़नेस है उसकी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती हैं उसको देखते हैं। इसमें जो व्यवसाय के लिए जो संचालक है वो नियुक्त किए जाते हैं और इसमें दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटी को देखने के लिए जो व्यक्ति होंगे डेजिग्नेटेड जो पार्टनर है वो देखेंगे। मीटिंग है, इसके अंतर्गत कोई मीटिंग का प्रावधान नहीं होता। कंपनी में मीटिंग आयोजित की जाती है और इसके अंतर्गत भी सभाओं का कोई प्रावधान नहीं है। पार्टनरशिप फर्म चाहे LLP हो चाहे पार्टनरशिप है तो यहाँ पे कोई मीटिंग से रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं होता। इसके बाद है एनुअल फिलिंग। जो फर्मों के रजिस्ट्रार के पास कोई रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट है, वो जो स्टेटमेंट है वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ती है। यहाँ पे भी एनुअल स्टेटमेंट है जो अकाउंट्स की, सॉल्वेंसी की या फिर जो एनुअल से रिटर्न है वो जो LLP का रजिस्ट्रार उसके पास जमा करवानी पड़ेगी। और लास्ट है मर्ज। एक फ़र्म का दूसरी फर्म में जो मर्ज है नहीं हो सकता है, कंपनी का हो सकता है और LLP को भी मर्ज किया जा सकता है। तो ये था मेन डिफरेंस था बिटवीन पार्टनरशिप, कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।